इतिहास क्लास 12th ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम सभी सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव को जानते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसको आप सब बहुविकल्पिक प्रश्न भी बोल सकते हैं। आज हम सभी अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में दे रहा है कि ईंट मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप सबको जानना। तो आइए हम सभी देखते हैं पहले पार्ट को, और पहले पार्ट में क्या क्या प्रश्न मिलते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर इनके बगल में भी दिया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या आपके पास बुक हो तो खुद से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं कि और बतलाते हैं कि पहले पार्ट में कौन कौन से प्रश्न मिल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? अवस्थित का मतलब क्या होता है? यानी स्थित है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ना, ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 1 नंबर का बन गया कि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। प्रश्न नंबर 2 ये जो दे रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन से नहीं आते हैं? पुरातत्व क्या है? पुरातत्व का मतलब क्या है? तो पुरातत्व का मतलब हो गया कि जो प्राचीन समय में जो कुछ वस्तुएं थी, कुछ सिक्के थे, कुछ पैसे थे, कुछ वस्तुएं जो अभी तक उसको रखा गया है, वो पुरातत्व के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि इसमें पुरातत्व के अंतर्गत हम साहित्य को नहीं रख सकते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। प्रश्न नंबर जो आपका 3 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था ना प्यारे बच्चों, ये था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा जो नगर बोले तो सबसे बड़ा नगर यही था। अगला जो आपको बताया जाता है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन का मतलब हो गया कि जो अवशेष भाग था उसके बारे में पूरी दुनिया को, पूरे इस संसार को किसने दिखाया? तो किसने दिखाया था? तो चलिए इसका भी हम लोग राइट आंसर देखते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हम लोग को मिल जाता है कि दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था, यानी उत्खनन किया था। फिर उसके बाद अगला 5 नंबर जब प्रश्न बनता है कि प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन जी ने इसकी रचना की थी। याद रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न है, हरिसेन जी ने की थी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि जो सिंधु घाटी है वहां के निवासी किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनको किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था? तो उनको याद रखिए प्यारे बच्चों, लोहा के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था। लोहा के बारे में उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं था, वे अज्ञानी थे लोहा के बारे में। प्रश्न नंबर 7 जो आपको बताया जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसमें विशाल स्नानागार जो है वो उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका अवशेष हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। फिर अगला जो आपका प्रश्न नंबर 8 जो बनता है, प्रश्न नंबर 8 में कहता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा। आप ये मत कहिएगा कि सिंधु नदी, नहीं, लोथल अलग है, हड़प्पा सभ्यता अलग है। लोथल अलग है, हड़प्पा सभ्यता अलग है, तो इसका राइट आंसर होगा भोगवा नदी। यानी आगे जो आपका प्रश्न है बनता है प्रश्न नंबर 9 कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए 2 सभ्यता चला था उस वक्त, एक चला था लौह सभ्यता और दूसरा चला था कांस्य युग। यानी लौह युग और एक कांस्य युग, ये दोनों युग को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा इस हड़प्पा सभ्यता, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक इंडिका नामक एक पुस्तक है, और बोल रहा है प्रश्न नंबर 10 में कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज, याद रखिएगा मेगास्थनीज थे इंडिका के लेखक, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न नंबर 11 दे रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। याद रखिए, छोटा सा प्रश्न है, गुजरात याद रखना है, छोटा सा प्रश्न, गुजरात। लोथल कहाँ? गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा है। प्रश्न नंबर 12 कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो विशाल जो स्नानागार है उसका जो बोला जाए अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखें, तो प्रश्न नंबर 13 में क्या आपको बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो हड़प्पा। हड़प्पा की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। अगला जो आपका प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 14 कि दयाराम साहनी ने खोज किया था। तो किसका खोज किया था? सिंपल, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं इस प्रश्न को। तो किसका खोज किया था? तो हड़प्पा की खोज किया था मोहनजोदाड़ो। प्रश्न नंबर 15 जो है, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी। याद रखिएगा राखल दास बनर्जी। वहां पे उत्खनन का बात हो रहा था और यहाँ पे खोज का बात हो रहा है 1922 में, तो राखल दास बनर्जी। ये नहीं कि हम भूल जाएं और राइट आंसर छोड़कर गलत आंसर को टिक मार दे दयाराम साहनी, नहीं, इसने उत्खनन करवाए थे और ये था तो इन्होंने खोज किया था।
अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान, याद रखिए कालीबंगा राजस्थान। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 में देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है। तो लोथल किस राज्य में है, लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात। आप सिंपल जानते हो प्यारे बच्चों, सिंपल है, बहुत ईजी, सिंपल। तो गुजरात, लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो एक स्थल, एक जगह का नाम आता है, तो आता है लोथल का, और लोथल कहाँ है, गुजरात में है। अगला जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से की जानकारी के लिए सबसे पहले किस जगह की खुदाई की गई थी, तो हड़प्पा की खुदाई हुआ था। याद रखिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा की खुदाई किया गया था। अगला जो आपका प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा। अभी कुछ देर पहले आया था कि मोहनजोदाड़ो यानी हड़प्पा के जो वहाँ के निवासी थे, वहाँ उन लोगों को किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, मोहनजोदाड़ो, तो लोहा। इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। तो कौन सी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, तो याद रखिएगा प्रकृति देवी देवता की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ करते थे। लेकिन वहाँ के जो लोग थे ना प्यारे बच्चों, वहाँ के लोग गधा थे, और गधा होने कारण, गधा तो नहीं बोलेंगे, इस तरह हंसी के लिए बोल दिए कि इन्होंने विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे सब। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु जी। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बनता है कि प्रश्न नंबर 21, इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता की पूरा स्थल नहीं है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये जगह नहीं है। तो घोलावीरा, घोलावीरा ये, धोलावीरा ये जगह है जो उससे संबंधित रखता है। कालीबंगा उससे संबंध रखता है। अंतर खाजरा ये भी संबंध रखता है, नहीं रखता ये संबंध रखता है। ये चुल दोहा ये संबंध रखता है, लेकिन ये संबंध नहीं रखता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला जो आपका प्रश्न है कि रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, याद रखिए रखाल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त किए थे। तो सिंपल, अभी कुछ देर पहले आया था कि 1922 में खोज किए थे। किस वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी, तो किस वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज की गई, तो 1921 ईस्वी में खोज करना शुरू हुआ था, यानी उस वक्त तक खोज उसका हो चुका था सिंधु सभ्यता के बारे में, याद रखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न बनता है, एक प्रश्न आता है कि मोहनजोदाड़ो और सिंधु सभ्यता, देख लीजिएगा मोहनजोदाड़ो के बारे में जो अवशेष मिला था यानी खोज हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। सिंधु सभ्यता के बारे में 1921 में ही पता लग गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता समाज का स्वरूप है, तो किसका स्वरूप है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक यानी मातृसत्तात्मक का ये जो है स्वरूप है। याद रखिएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो देता है कि हड़प्पा के बस्तियों की खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, सर जॉन मार्शल और सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, इन दोनों के द्वारा खोज किया गया था। नहीं, इनके साथ एक और व्यक्ति थे, मार्टिमर हिलर, यानी हमारा ये तीनों के तीनों आंसर नहीं होगा। अब राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा होना चाहिए मेरे अनुमान से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और सी दोनों। हड़प्पा, अगला प्रश्न 26 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल किस वर्ष की थी। तो जॉन मार्शल किस वर्ष किए थे, तो 1921 ईस्वी में किए थे, 1921 ईस्वी में किए थे। अगला जो आपका प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। याद रखिएगा कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला जो आपका प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, इस 28 नंबर प्रश्न में आपको बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हल का प्रमाण मिलता है। तो हल का प्रमाण कहाँ मिला था, तो कालीबंगा में मिला था। राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। प्रश्न नंबर 29 जो है, प्रश्न नंबर 29 में आपको बताया जाता है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन से जो देवता थे प्रमुख नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सॉरी, ये जो प्रश्न है कि हिंदू के जो देवी देवता थे इसमें कौन से सबसे प्रमुख देवता थे। तो याद रखिए गणेश जी दे रहा है, शिव जी दे रहा है, विष्णु जी दे रहा है, और फिर यहाँ पे क्या दे रहा है समझ में नहीं आ पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव जी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शिव जी थे, वो बहुत प्रमुख, अभी भी तो प्रमुख है, बोले चाहे कालों का काल महाकाल। तो फिर अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, इस प्रश्न नंबर 30 में दे रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन में किसकी पूजा होती थी। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी, तो प्रकृति की पूजा होती थी। याद रखिएगा प्रकृति, जब भी ऋग्वेद की बात आएगा तो प्रकृति का नाम याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 31 जो आपका बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस वृत्त की सभ्यता थी, मतलब किस वृत्त की सभ्यता, किस युग की सभ्यता थी, हम बोल सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो याद रखना सब कि लौह युग और कांस्य युग, ये दो, लौह युग और ये दे रहा है क्या, जो क्लियर आपको साफ नहीं दिख पा रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हुआ, ये राइट आंसर नहीं हुआ, तो हो जाएगा कांस्य युग। अगला जो दे रहा है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक महत्व होता है। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक महत्व जानते क्या होता है, मृतकों का टीला, यानी 32 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है तो मृतकों का टीला, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, भारतीयों यानी भारतीय
पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कर्नियम, अलेक्जेंडर कर्नियम को बोला जाता है। प्रश्न नंबर 34 दे रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने किए थे हड़प्पा की उत्खनन। अगला जो आपका प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 35 कि इसमें से कौन, यानी निम्न में से कौन मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था? तो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी, याद रखिएगा, छोटा सा प्रश्न है, दयाराम साहनी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर, यानी अब पार्ट नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। तो पार्ट नंबर 2 का जो नाम है, इस पार्ट नंबर 2 का नाम है राजा, किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इस चैप्टर का नाम है पार्ट नंबर 2, यानी पार्ट नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव भी हम सभी देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव में बोल रहा है और कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, कैसे प्रश्न याद होगा। तो चलिए इसका भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश, राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, इस प्रश्न नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन के से तुलना इसका की जाती है। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। प्रश्न नंबर 4 कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फायान आए थे। फायान, याद रखिएगा, फायान राइट आंसर हो जाएगा। कर्निक्स का राज्यारोपण तिथि है, तो कर्निक का राज्यारोपण तिथि है क्या? तो 78 ईस्वी, 78 ईस्वी, याद रखिएगा 78 ईस्वी। अगला जो प्रश्न बनता है क्वेश्चन नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 में बोलता है कि गुप्त वंश किस शासन को भारत का नेपोलियन कहा था? तो गुप्त वंश ने किस शासन को भारत का नेपोलियन कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक, याद रखिएगा अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 8 जो है, 8 में आपको बोला जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ आया था भारत में। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है? गुप्त राजवंश से संबंध रखता है। अगला जो आपका प्रश्न बनता है कि गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हैंसोंग भारत आया था, हैंसोंग। अगला जो आपका प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो कौन से काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला जो आपका प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 12 कि कनिष्क का राज्यारोपण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोपण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। अगला जो आपका प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 13 कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था जेम्स प्रीसेस था। अगला आपका प्रश्न, कर्निक्स के निम्नलिखित धर्म कौन अपनाया था? यानी कर्निक्स कौन से धर्म को अपनाया था? तो कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला जो आपका प्रश्न है, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था? तो मगध था इसका सबसे बड़ा केंद्र। अशोक के अभिलेखों को किस भाषा में लिखी जाती थी? तो किस भाषा में लिखी जाती थी? प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। अगला जो आपका प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संहिता किस शासन काल में हुआ था? तो किस शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्निक्स के शासन काल में हुआ था। अगला जो आपका प्रश्न नंबर 18 बनता है, तो प्रश्न नंबर 18 में आपको बताया जाता है कि किस शिलालेख में अशोक का कलिंग विजय का पता चला था? तो किस शिलालेख में? तो किस शिलालेख में? तो 13वीं शिलालेख जो हुआ था उसमें उनके बारे में पता चला था। सम्राट अशोक के अभिलेखों के अधिकतम किस लिपि में लिखी जाती थी? तो सम्राट जो अशोक थे उनकी लिपि सबसे ज्यादा किस लिपि में लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि में। याद रखिएगा, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासन के उत्कृष्ट करवाया था? तो किस शासन ने उत्कृष्ट करवाया? समुद्रगुप्त ने उत्कृष्ट करवाया था। अगला जो दे रहा है, 510 ईस्वी में सती प्रथा की साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला था? तो एरण में मिला था। एरण राइट आंसर हो जाएगा, एरण, याद रखिए। अगला जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न में आपको बोल रहा है कि मौर्यकालीन राज्य कहाँ स्थित था? तो मौर्यकालीन जो राज्य था कहाँ स्थित था? तो वर्तमान में जो दक्षिणी उड़ीसा है, दक्षिणी भाग उड़ीसा में आता है, उड़ीसा का दक्षिणी भाग, वहीं पे था मौर्यकालीन राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में आपको बोल रहा है कि अशोक कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो किस अभिलेख में वर्णन किया गया है? तो 13वीं जो अभिलेख है उसमें वर्णन किया। धम किस भाषा है? धम कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा नहीं, प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा दोनों में डिफरेंट है, यानी अंतर है। अगला जो आपका प्रश्न दे रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो किस देश में इनका प्रचलित नहीं हुआ? तो मतलब अशोक जो आए थे, अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे, तो किस देश में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे? तो ब्रिटेन में नहीं कर पाए थे। आगे दे रहा है, धम्म महामात्रो किसने नियुक्त किया था? तो किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चला था? किस शिलालेख में? तो 13वीं शिलालेख में पता चला था।
सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है इनका श्रेय? तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रीसेस, जेम्स प्रीसेस को दिया जाता है इसका श्रेय, यानी इसका श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रीसेस को दिया जाता है, जेम्स प्रीसेस। प्रश्न नंबर 29 बोलता है कि विजय कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? अशोक था। अगला प्रश्न बनता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम के पर हुई है? किस नदी के संगम पर हुई थी? तो किस नदी के संगम पर हुई थी? तो गंगा सोम पुनपुन, गंगा सोम पुनपुन, तीन नदी बहती है, गंगा सोम पुनपुन, ये तीनों नदी के संगम पर की गई थी। अगला जो प्रश्न आपका बनता है प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 में बोलता है कि मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद आए थे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आए थे अशोक। याद रखिएगा, ये आपका लगातार प्रश्न में आ सकता है। अगला जो बोलता है कि कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो 261 ईसा पूर्व हुई थी, 261 ईसा पूर्व हुई थी। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक किस वंश का राजा था? तो मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य वंश के राजा थे। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखादत्त का रचना है, विशाखादत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखादत्त की रचना है। समुद्रगुप्त की तुलना किनसे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन, यानी नेपोलियन से इनकी तुलना की जाती है। तो ये रहा पार्ट 1 और पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में पार्ट 3 और 4 के 5, 6, 7 ऐसे लगातार करके ऑब्जेक्टिव क्लास आपको मिल जाएंगे। उसके बाद